नमस्कार, मैं एसआर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मेथड डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये मेथड आपको पता है तो ये गारंटी है बिल्कुल कि आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर कितना भी टफ आ जाए, कितना भी टफ इन द सेंस कैलकुलेटिव आ जाए, आपका पेपर छूटने वाला बिल्कुल नहीं है। और आप अगर उन तरीकों से, जिस तरीके से आप सॉल्व भी अगर करोगे ना पूरा पेपर, तो उससे मैं कह रहा हूं आपकी कैलकुलेशन में सीधे सीधे 10 मिनट का अंतर आने वाला है। वो तो ये है कि देखते से ही आपको सॉल्व करना है। आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीख रहे हैं, आज हम क्वेश्चन को इस तरीके से करना सीखेंगे दोस्तों कि 6 लाइन का भी अगर क्वेश्चन है तो उसे हम किस तरीके से मल्टीपल कंसेप्ट से तुरंत आंसर कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन अगर आपके सामने है, एक झलक में दिखाता हूं। जैसे कि ये x/y/z 3:4:5 है, तो z का मान, अब z का मान क्या होगा 5x। तो मल्टीपल मेथड ये कहता है कि भैया जो भी ऑप्शन 5 से कटेगा वो आंसर होगा। इसमें से देखिए 42 5 से कटता है, 46 कटता है, 32 कटता है या 40 कटता है, तो यही आपका आंसर होगा। एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको सोल्व करेंगे। अभी हम पूरी मेथड समझने वाले हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है, जैसे कि 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है। ये कैलकुलेशन देखिए इतनी बड़ी है। यदि उनके मूल्य का अनुपात इतना है, औसत मूल्य बोला है, तो आपको बताना है सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो 20 से 40 सेकंड तो मिनिमम ले ही लेगा। आप करके देखना 1 मिनट लगेगा। लेकिन जब हमें पता है कि सबसे महंगी वस्तु 11 है तो 11x आएगा, मतलब जो भी आंसर रहेगा वो 11 का मल्टीपल रहेगा। इससे चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम इन सारे क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, अब जो डर है हमारा कि पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है, सर पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है, तो वो आज से आपका डर खत्म हो जाएगा। सिर्फ 3 मेथड हैं, डिजिट सम, मल्टीपल कंसेप्ट, यूनिट डिजिट, इस तरीके की मेथड जो पेपर को पूरा आसान बना देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले मल्टीपल मेथड है क्या। देखिए मैंने कहा आपसे, आप मुझे सिर्फ ये बताइए, इसको मैं घंटों डिस्कस नहीं करूंगा, एक लाइन में बता दूंगा और आपको समझ में आ जाएगी। देखिए मैंने बोला आप मुझे बता दीजिए कि 7 गुणा 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 लिखा है। आप मुझे बता दिए आपके पास ये कैलकुलेशन आई, आपके पास ये कैलकुलेशन आई, ये मैं समझा रहा हूं, बस इसी पर बेस्ड है और पूरे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने आपसे बोला कि इसका आंसर क्या होगा। आप कहोगे सर इसका आंसर ये होगा, 5 से 10 को काटा तो 2 बार कटा, 5 दूनी 10, 2 3 6 और 6 7 42। इसका आंसर 42 है। आपने बोला इसका आंसर क्या है 42 है। ठीक है, मैंने मान लिया इसका आंसर क्या है 42 है। क्या मैं इसे सॉल्व करके ही ये आंसर 42 तक पहुंच सकता हूं? मैं ये कह रहा हूं, क्या मुझे ये कैलकुलेशन करना है तभी मैं 42 तक पहुंच सकता हूं, या इसके और भी तरीके हैं जिससे देखते से ही 42 तक पहुंच सकता हूं? कैसे? कि सर ऊपर 7 आ रहा है तो आंसर जो रहेगा वो 7 से डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड है। सर ऊपर 3 आ रहा है, आंसर जो रहेगा वो 3 से डिवाइड होगा, ये देखो 3 से डिवाइड है। सर ऊपर 10 आ रहा है तो क्या आंसर 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो सिंगल कंडीशन ये है कि अगर ये अंश है पूरा, ये अंश है पूरा और नीचे वाला क्या है हर है, तो ऊपर वाला क्या है अंश है, तो ऊपर वाला डिवाइडेड बाय नीचे वाला, नीचे वाला कौन, जैसे कि 5। जब ऊपर वाला नीचे वाले से ना कटे तो आंसर, एक बार और ध्यान से सुनना है, जब ऊपर लिखी हुई वैल्यू नीचे वाले से ना कटे तो जो भी ऊपर लिखी हुई वैल्यू है आंसर उसी से कटेगा। मैंने क्या बोला कि 7 गुणा 3 गुणा 10 डिवाइडेड बाय 5 है आपके पास। आप बोलोगे है, ऊपर 5 है, ऊपर क्या हैगा 10 है, नीचे क्या है 5 है, ये 5 इसको काट देगा। ठीक है, तो हम 10 से चेक नहीं करेंगे कि आंसर हमारा क्या 10 का मल्टीपल रहेगा, ये नहीं कहेंगे हम। क्या ये 5 7 से कटता है? नहीं कटता। ये 5 3 से कटता है? नहीं कटता। तो आंसर जो रहेगा, आंसर में 7 भी रहेगा और 3 भी रहेगा। क्यों? क्योंकि कटने के बाद, कैलकुलेशन के बाद 7 गुणा 3 गुणा 2 बचा, 5 दूनी 10। अब देखो आंसर जो 42 है किससे मिलकर बना है? 7 3 21,
21 दूनी 42, तो 42 यही तो है। अब ये देखिए, आप 7 से काटो कटेगा, 3 से काटो कटेगा, 2 से काटो तो कटेगा। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। आगे आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे और आपको ये बात पता लग जाएगी। और जब ये वीडियो खत्म होगी और आप जब मॉक टेस्ट लगाने बैठोगे तब आपको याद आएगा कि सर इस बार हमें समय कम नहीं पड़ा बल्कि बहुत जल्दी हमने कर दिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि x रेशियो y रेशियो z क्या है, 3:4:5 है, x प्लस वाई प्लस जेड इतना है तो z का मान बताओ। कैसे करेंगे इसे, हम बेसिक से कैसे करेंगे कि x रेशियो y रेशियो z 3:4:5 है। ठीक है, आप कहोगे सर 3x प्लस 4x प्लस 5x, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड 96 दिया है। तो x की जगह हमें क्या लिखना है 3, तो 3x 4x 5x बराबर 96 है। ठीक है, अब इनको जोड़ा, हमने जोड़ा तो क्या आ गया, 5 4 9 9 3 12, 12x बराबर 96 आ गया, 12x बराबर क्या आ गया 96, तो x बराबर क्या आ गया 8, x बराबर 8। क्या पूछा है, z का मान कितना हुआ, तो z का मान कितना है 5x, z का मान क्या है 5x, ये x का मान है, ये y का मान है, ये z का मान है 5x। तो 5x क्या हो जाएगा, x बराबर 8 है तो 5x हो जाएगा 5 गुणा 8, मतलब ये हो जाएगा 40। चाहे तो आप यहां से कर लो कि 40 आएगा, चाहे आप ये कर लीजिए, ये 5 गुणा 8 है मतलब 5x। मुझे ये पता है कि 5 में गुणा होकर आना है, मतलब आंसर जो रहेगा वो 5 का मल्टीपल, 5 का 5 से डिवाइड होगा। आंसर क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, आंसर 5 से डिवाइड होगा। तो ये आपका आंसर आ गया, 5 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, जरा देखिए, 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 14 इतना है, 14,265। यदि उनके मूल्य का अनुपात ये है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप सब लोगों को ये करना आता होगा, आप कर लोगे औसत मूल्य डिवाइडेड बाय 3 इंटू ये करके, फिर इसमें देखिए कैसे करोगे आप। 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है तो औसत मूल्य और उनके मूल्य का अनुपात क्या है, 7:9:11। तो आप ऐसे करोगे कि माना कि वस्तुओं का मूल्य क्या है 7x 9x और इतना, तो 7x प्लस 9x प्लस 11x डिवाइडेड बाय औसत मूल्य बोला है तो 3 बराबर 14,265। आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। इसके बाद आपकी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू सपोज जो भी आए, अब वो पूछेगा कि महंगी वस्तु का मूल्य बताओ। तो महंगी वस्तु कौन सी है, 7:9:11 में से महंगा क्या है 11, तो आपको 11x की वैल्यू बताना पड़ेगा। तो आंसर रहेगा 11 गुणा x की वैल्यू जो भी आए ये। लेकिन हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे, हमें शुरू में ही पता लग गया क्या कि महंगी वस्तु का मूल्य पूछा है, महंगी वस्तु का मूल्य जो कि 11x है, इसका मतलब ये है कि आंसर हमारा क्या 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। और 11 की डिविजिबिलिटी आप सबको पता होगा क्या होती है। देखिए ABCD ये 4 अक्षर हैं, तो इनको सम करते जाओ, A प्लस C ये कर दिया, मतलब पहला तीसरा ऑड नंबर जोड़ लिए, इवन नंबर जोड़ लिए और उनका डिफरेंस ले लिया। अब ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणांक होना चाहिए। तो ये 11 की डिविजिबिलिटी है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि इन सभी अंकों को जोड़ दो और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, सभी अंकों को जोड़ दो, वो किससे डिवाइड होनी चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये डिविजिबिलिटी बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें हमने देखा क्या कि महंगी वस्तु क्या है हमारी 11। तो हम डायरेक्ट ये सब ना लिखकर हम डायरेक्ट क्या देखेंगे कि भैया कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। तो कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है, देखिए इवन को जोड़ना है, ऑड को जोड़ना है। 1 + 4 + 5 कितना हो गया 10 हो गया, डिफरेंस रखा। 7 और 5 12, 7 और 5 12, 2 7 5 12 -2 या माइनस प्लस से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब मुझे ये बात बताओ, ये 2 जो है ये 2 है 11 से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब 2 11 का मल्टीपल नहीं है। डिफरेंस लेने के बाद या तो 0 आ जाए या 11 का पहाड़ा में 11 दूनी 22 11 3 33 इस तरीके से आए। अब इसे देखिए 1 + 2 3, 3 + 5 8 और 6 + 3 9, इसका डिफरेंस लिया -1 नहीं कटेगा। 1 + 8 + 5 कितना हो गया 14 हो गया।
8 दूनी 16 हो गया, ये कटेगा क्या -2, नहीं। 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है। 1 + 8 9 हो गया, 9 और 5 14 हो गया, 9 और 5 क्या हो गया 1 और 8 9, 9 और 5 14, 7 और 4 11। क्या ये कटेगा? ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन गलत है शायद ये। 4 और 1 5, 5 और 5 10, 7 3 10। दोबारा देखिए, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर रहेगा 11 का मल्टीपल, क्योंकि आंसर में 11 x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू ये हमें पता नहीं है, तो आंसर इस तरीके से रहेगा 11 गुणा x। तो अब जो भी आएगी वैल्यू वो क्या रहेगी? 11 से कटेगी। तो 11 से देखिए कौन सी वैल्यू कट रही है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 5 10, 7 और 3 10 बराबर 0। ये 11 से कट रहा है, क्योंकि घटाने पर ऑड, सभी ऑड को जोड़ने पर और माइनस इवन अंक को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, वही 11 की डिविजिबिलिटी है। अब यहाँ देखो 1 और 2 3, 5 और 3 8, 6 और 3 9 बराबर -1। ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो पहला हमारा आंसर आ गया। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ और ऑप्शन बढ़ा लेना। सी ऑप्शन है 29 और डी ऑप्शन है आपका 31। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वहां 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाती है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यह हमने हर चैप्टर का सवाल लिया है। यहाँ हम चैप्टर वाइज नहीं कर रहे, हम यहाँ जस्ट ऐसी मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम के पहले तुरंत कैसे आंसर लगाएंगे, तुरंत बिल्कुल देखते सही। तो हमने देखा औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy/x + y। अब देखा हमने 2x पहली चाल है 20 गुणा दूसरी चाल है 30 डिवाइडेड बाय 20 + 30 50। अब हम या तो इसे पूरा सॉल्व करें या हम देखें कि ऊपर कौन सा अंक बच रहा है जो कि नीचे वाले से नहीं कट रहा। आप बोलोगे सर 30, या तो 30 देख लो, या 30 को 3 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 3 बचेगा ऊपर, तो मैंने कहा आंसर जो होगा 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड देखिए जरा कौन सा हो रहा है, 3 8 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस कैलकुलेशन को करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अनुपात। अब ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत टफ लगते हैं। किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। ये मैंने अनुपात वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन बेसिक से कराया है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए, इसमें क्रॉस मेथड लगाते हैं, प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो इनके बीच का अनुपात क्या हो जाता है? 12:23 हो जाता है। 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या देखिए 23 तिया 69, इसमें तो हमने ऑप्शन नहीं लिया इसलिए इसे पूरा कर देते हैं। 23 तिया 69 क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं, 12 पंजे 60 बराबर क्या आया? 9x। और यहां पे देखा 23 गुणा 9 माइनस 12 गुणा 9, 12 8 20, 8 और 3 11, 11 नाम 99। तो 9x की वैल्यू 99, तो x की वैल्यू 11। तो क्या पूछा है आपसे? छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है? 3x। तो 11 तिया 33, ये 33 आंसर आ गया आपका 33। अब एक ही आंसर आपका क्या आया? 33। अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो हम डायरेक्ट क्या करते? छोटी संख्या क्या रहेगी इनमें से? 3x है, तो आंसर क्या रहेगा? 3 से डिवाइड रहेगा, जो कि आपके सामने है। इस तरीके से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व कर, ये पहली बार में मेथड समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये एडवांस मेथड है और ये एडवांस मेथड ही हमें सिलेक्शन दिलाती है। अब जरा खुद देखिए आप, ये देखा एक बच्चे ने 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका गुणनफल इतना है, बच्चा करने में लग गया, बहुत भयंकर तरीके से कैलकुलेशन है उसकी, कर रहा है। लेकिन जिस चीज में करना ही नहीं है उस चीज में भी आप कर रहे हो, तो ये भी गलत बात है। आंसर सवाल आने से नहीं रहता कि आपको पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया। ये बिल्कुल झूठी बात है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं। अब आप बताइए, चलिए ये कैलकुलेटर सवाल नहीं है, इसको आप करके देखिए कितनी देर लगेगी। लेकिन जिस बच्चे के पास ये वाली मेथड होंगी, ये वाली, वो क्या देखेगा? तीनों संख्याओं का योग पूछा है तो वो योग कर लेगा। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14x आएगा, 14x आएगा। मतलब आंसर जो रहेगा हमारे क्या? 14 से डिवाइड रहेगा। अब इसमें से देखा उसने 42,
आंसर हो गया। आप उसे निकाल के देख लीजिए, आंसर तब भी आएगा। तो मैं ऐसी मेथड डिस्कस करा रहा हूं आपको दोस्तों, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। लेकिन ये वादा है कि ये वीडियो आपने 5 से 6 बार, मैं तो कह रहा हूं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है कि इसमें अगर हमें क्वेश्चन करना भी अगर नहीं आ रहा है ना, तो हम 50% क्वेश्चनों में अगर ये मेथड लॉजिकली समझ गए तो हम वहीं के वहीं देख कर टिक करते रहेंगे। क्वेश्चन बन भी नहीं रहा है, मान के चलिए यहाँ पे 3 संख्याओं का गुणनफल इसने 1890 दे दिया, 18,141 दे देता, या 913143 दे देता, तब आप क्या करते? तब आप कैलकुलेशन में उलझे रह जाते। लेकिन हमें कैलकुलेशन करना नहीं है, ये मेथड वो है जो डायरेक्ट हमें क्या सिलेक्शन तक पहुंचाती है। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है, ठीक है। उनका गुणनफल क्या करेंगे? 2x × 5x × 7x बराबर 1890। ये आप करके देखना। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 7 70, 70x³ बराबर 1890। अब क्या करेंगे? 0 से 0 काटेंगे। अब इसको काटेंगे 7, ये क्या बचा? 7x³ बराबर 189 बचा। अब इसको काटेंगे तो 7 नीचे आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 7 49, x³ बराबर 49। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x बराबर 3 आ जाएगा। अब उसने पूछा तीनों संख्याओं का योग, तो क्या है? 2x 5x और 7x, क्या होगा? 14x। तो x बराबर कितना है? 3 है, तो 14 गुणा 3। तो मैं ये कह रहा हूं, ये x को निकालने के लिए हम ये सारी मेथड कर रहे हैं, लेकिन हमें तो शुरू में ही पता लग गया कि संख्याओं का योग क्या है? 14 और x है। तो x की वैल्यू कुछ भी रहे, लेकिन आंसर क्या है? अगर 14 है तो आंसर हमारा 14 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि आंसर 14 का मल्टीपल ही होगा। 14 गुणा 3, आंसर 14 का मल्टीपल ही होगा। ये अगर समझ में ना आए आप और बता देना, मैं इसकी एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा। एक वीडियो अभी डिजिट सम की लेकर भी आना है, जिससे हम भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसी मेथड जैसा है, और एक यूनिट डिजिट। ये तीनों मेथड ऐसी रहती हैं दोस्तों कि इससे बड़े से बड़े कैलकुलेटिव सवाल को हम हलवा बना देते हैं। देखिए किसी धनराशि को ABCD के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। अब मैं जरा जल्दी समझा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी मैं एक वीडियो और लेकर आ जाऊंगा। अगर ये मेथड समझ में ना आए, इस पर आप कमेंट करना, लेकिन इस वीडियो पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं ऐसी एक डिजिट सम की वीडियो और लेकर आने वाला हूं। देखिए इतना बड़ा सवाल है, ठीक है। पूछा क्या है? A तथा D का अंतर पूछा है। तो हम डायरेक्ट देख लो, ये क्या है? A और ये क्या है? D। देखो सवाल में A B C और D के बीच क्रमशः A B C और D, तो अंतर पूछा है। तो A और D का अंतर क्या है? 7x। मतलब आंसर जो आएगा वो 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। अब देख लीजिए आप 7 से कौन सा डिवाइड हो रहा है? 7 दूनी 14, 3 1, 7 चौको 28, 3 7 पन्ना 35 हो गया। 7 दूनी 14, 3 2, 7 चौको 28, 4 5 45 नहीं होगा। 7 दूनी 14, 4 1 35 6 0 नहीं होगा। 7 दूनी 14, 4 3 35 42 1 0, ये नहीं होगा। आंसर हमारा ये होगा। हमने पूरा नहीं करा, क्या था हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि लास्ट में आकर 7x की वैल्यू निकालना है, 7x की वैल्यू निकालना है। तो सपोज मेरा आंसर क्या आया? आंसर है मेरा 1715, ये है 1715 मेरा आंसर आया। और मुझे क्या निकालना है? 7x। तो ये 7x जो है ये भी मेरा आंसर ही है, बस इसमें क्या नहीं है, मुझे x की वैल्यू पता नहीं है। जो इतना बड़ा ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें x की वैल्यू पुट हो गई। अब मैं अगर इसको काटूंगा, जैसे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 1, 7 चौको 28 और 7 पन्ना 35, मतलब x की वैल्यू यहाँ 245 है। तो 7x ये निकालना है, मतलब 7 गुणा 245 रखा है इसने, तब जाके क्या बना है ये। तो मुझे ये नहीं निकालना, मैं ये बोल रहा हूं आंसर मेरा 7 से डिवाइड होगा, मुझे इतना पता है। जल्दी करते हैं अब हम। देखिए 3162 रुपए को इस तरीके से बांटा गया। आपको बताना है इसमें, आप मुझे बता दो सबसे टफ डी का हिस्सा क्या होगा। डी का हिस्सा बताओ। अब डी का हिस्सा क्या है? 3162 रुपए को ए बी सी और डी में बांटा गया है। तो ए बी सी और डी ये है, डी क्या है? 13। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 13 एक्स निकालना है। तो 13 और सोल्व करते करते लाएंगे, तब जाके हम एक्स की वैल्यू ये निकालेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो सोल्व पूरा करो ही मत ही, जो 13 से डिविजिबल होगा वही आंसर रहेगा। अब इसमें सिर्फ ये देख लो 13 से डिविजिबल कौन सा है? 13 7 91 89 नहीं होगा। 13 9 117, 13 3 39 ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो ये 6 3 9 13 117 5 8 ये भी नहीं होगा।
13 0 6, ये भी नहीं होगा। आंसर जो रहेगा वो 13 से डिवाइड होगा। तो हमें इतना नहीं करना है कि अब हम 3162 रुपए को ए बी सी डी में बांटेंगे, फिर एक्स निकालेंगे, फिर घूमते 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 चलेंगे, ये नहीं करना है। ये मेथड इसलिए ही लेकर आए हैं हम। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 125% अधिक है, तो आपको बताना है पहली और दूसरी संख्या क्या है। जिनको थोड़ा भी समझ में अगर आ रहा हो तो ये वीडियो दोबारा देखना, क्योंकि इस वीडियो कि इस मेथड से आप इतना आगे निकल सकते हो कि जिनका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट है वो भी आपके सामने धराशायी हो जाएंगे एग्जाम में जब पेपर कैलकुलेटिव आया। क्योंकि पेपर कैलकुलेटिव आया तो आप एक चीज समझना, आपका मैं बोल रहा हूं मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, मुझे पूरे टाइप के जितने भी प्रकार होते हैं सवाल आते हैं, ठीक है, एक आते हैं आपको। अब उसने ये कैलकुलेशन में लास्ट में करता गया, लास्ट में आ गया 313 गुणा 142। अब 313 गुणा 142 करना है, गुणा भी आता है। 313 गुणा 142 करने में इतना समय लग जाएगा कि पता चलेगा कि लास्ट में हमारे यार पेपर कैलकुलेटिव ना होता तो 10 क्वेश्चन और करके आ जाते मैथ के। तो मैं वही बोल रहा हूं, जिसको ये मेथड पता है ना वो डायरेक्ट जाएगा कि 313 गुणा 142, लास्ट डिजिट 6 आएगा, मतलब आंसर का लास्ट डिजिट 6 रहेगा। इस तरीके से, या 142 ये किससे डिविजिबल है, आंसर उससे डिवाइड होगा। तो जो स्मार्ट अप्रोच रहती है ना, स्मार्ट तरीके से, कि जो बोलते हैं कि एक बच्चे को पेपर कैलकुलेटिव लगता है, दूसरे बच्चे को नहीं लगता, क्योंकि उसके पास ये मेथड रहती है। अब उसने देखा ये है, अब एक बच्चा पूरा बनाएगा लेकिन एक बच्चा सिर्फ ए और बी को उठाएगा। तो आपको ऐसी मेथड सीखने की बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपका इन्हीं से सिलेक्शन होगा। ये बोल रहा है तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। तीसरी संख्या मानी मैंने 100%। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 100% अधिक है तीसरी संख्या से। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, अगर 25% अधिक है तो 125। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 165%, ये हो जाएगी 165। तो आपको दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है आपको कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अब देखो 125 अनुपात 165 बताना है, 165 बताना है। अब हमें यहां से ये लग गया पता कि 165, हमें डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है। आप बोलोगे सर कैसे पता लगेगा, 3 की करनी है 6 की। तो आपको सिर्फ ये नंबर याद रखना है 3, ठीक है, 3 से करना है। 5 7 9 11 13, बस इनसे चेक करना है और किसी से नहीं करना। अब देखो ये 3 से कट रहा है क्या, हाँ 3 से कट रहा है, मतलब बी जो भी रहेगा ना, बी वो 3 से कटेगा। तो देख लीजिए 17 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 19 नहीं कट रहा। अब ये कट रहा है, 33 भी कट रहा है, 42 भी कट रहा है। अब क्या करें कि 25 अनुपात 42 है या 25 अनुपात 33 है। अब देखिए 5 और 1 6, 6 - 6 बराबर 0, और ये फिर ये किससे कट रहा है, 11 से। अब हम 11 से देख लो, 11 से कौन कट रहा है, 2 ऑप्शन मैच हो गए, तो 11 3 33, 42 नहीं कट रहा। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बैग में इतने रुपए के सिक्के हैं। ये मैंने अनुपात वाले चैप्टर में आपको बहुत बेसिक से कराया, मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूं कि कैसे अप्लाई करें। 25 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, एक बैग में 1 रुपए के सिक्के 5 के अनुपात में 50 पैसे के ये हैं, और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 9 है। तो आपको 25 पैसे के सिक्के बताना है, तो भैया लास्ट में जाके 9x ही तो निकलेगा, मतलब आंसर जो रहेगा वो 9 से डिवाइड होगा। तो देख लीजिए कौन सा है। और 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 9 से डिविजिबिलिटी ये कहती है सभी अंकों को योग करके 9 से डिवाइड कर दो। कि ये 9 से डिवाइड है, 5 और 3 8 नहीं है, ये है 8 और 3 11, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर आपका ये आ गया अभी। तो इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इनको करके देखना, आंसर यही आएंगे आपके। ये देखिए इतना बड़ा सवाल है, 500 रुपए में बांटा एक धनराशि को, ए से 9:6:11 के अनुपात में बांटी जाती है। ए अपने हिस्से में से 500 रुपए सी को दे देता है और सी ये कर देता है, वो कर देता है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना अगर हमें ये मेथड पता। उसने क्या पूछा है, आरंभिक हिस्सों का योग, जो प्रारंभ में है, ए बी और सी के हिस्सों का योग देख लो। 11 इनका योग करना है, जोड़ना है। 11 और 9 20, 20 और 6 26। अब या तो आप ये देख लो आंसर 26 से डिवाइड होगा, या आप 26 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 13। आप ये देख लो कि आंसर 13 से डिवाइड होगा। तो देखिए 13 से डिवाइड होने वाला कौन सा है, 13 से डिवाइड होने आरंभिक हिस्सों का योग क्या है, बी और सी के आरंभिक हिस्सों, सॉरी इसने बोला है, एक सेकंड, आरंभिक हिस्सों का योग तो पूछा, लेकिन बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग पूछा है, ना कि टोटल के, ना कि टोटल के।
बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग देखो, ए ये है, बी ये है, सी है, बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है 11 और 6, 11 और 6 कितने होते हैं 17, मतलब हमें 17x की वैल्यू याद करना है, तो हम इतना ऐसा ही लिखना है कि भाई जो ऑप्शन हमारा 17 से डिवाइड होगा वो आंसर हो जाएगा। 17×85 ये होगा, 17 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर हमारा ये होगा। आप इन्हें घर पे करके देखना, ये मेथड जरूर समझना है आपको। आप देखो क्योंकि कुछ भी नहीं लगना आपका, करोगे तो 2 मिनट जाएंगे, लेकिन इस तरीके से करोगे तो करना भी नहीं है लेकिन आंसर तक पहुंच जाओगे। ये प्रतिदिन 180 रुपये कमाता है। आपने देखा होगा CGL का बच्चा जो रहता है वो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करता है, वो कर ले जाता है। बैंकिंग वाला बच्चा कर ले जाता है, तो वो क्यों कर ले जाता है? ऐसा नहीं कि वो एकदम गधे की तरह लगा है ए प्रतिदिन इतने, बी प्रतिदिन इतने, ये पूरा करते हुए लास्ट तक ले जा रहा, नहीं। स्मार्ट अप्रोच रहती है उसके पास। वो देखता है, आंसर कर देता है, जिस ऑप्शन में उसे डिजिट सम लगाना है लगा देता है, यूनिट डिजिट लगाना है लगा देता है, मल्टीपल कंसेप्ट लगाना है लगा देता है। क्वेश्चन तो वो अगर मैं बताऊं आपको, अगर आपने ये 3-4 मेथड सीख ली तो अगर आपके 40 क्वेश्चन भी अगर आए ना गणित के, तो सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको करने की जरूरत है, बाकी 30 क्वेश्चन आप ऐसे लगाते हुए निकल जाओगे। लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मेथड लगाने का, बस। ये प्रतिदिन 180 रुपये कमाता है तो हमने 180 लिख लिए, और प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है, ठीक है। बी की बात करें तो 160 रुपये कमाता है। मैं आज समझा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मेथड लगाना बता रहा हूँ, मैं बेसिक नहीं पढ़ा रहा। 160 रुपये कमाता है और प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है 5 घंटे। ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात, अब इनका अनुपात बताना है। तो देखो इसमें क्या है, अनुपात में 7 है, 7 ये है और 7 यहाँ नहीं है, मतलब आंसर में 7 रहेगा, आंसर में 7 रहेगा। तो पहले वाले में 7 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। ए अनुपात में भी 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं, इसमें भी 7 नहीं, इसमें 7 है। आंसर आपका ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो को भी हम कैसे लिखते हैं भाई, रेशियो को भी 180 × 7 डिवाइडेड बाय 160 × 5 ये लिखेंगे। अब आप देखो कि ऊपर कौन सा नंबर बच रहा है, ऊपर कौन सा नंबर बच रहा है, कौन सा नंबर बच रहा है जो कट नहीं रहा है नीचे वाले से। तो आप बोलोगे साफ साफ इस नीचे 7 तो कहीं है ही नहीं, 7 कहीं नहीं है, तो ऊपर तो 7 है, मतलब आंसर में 7 रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, एक कूलर का क्रय मूल्य इतना है, यदि लाभ परसेंट 26% है तो कूलर का विक्रय मूल्य बताना है आपको। अब जरा आप इसको करिए, देखिए कैलकुलेशन क्या बनेगी। कूलर का क्रय मूल्य मतलब 100% बराबर आपको 8400 बनाना है। लाभ परसेंट 26% है, लाभ परसेंट अगर 26% है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 126%, 126% आपको बताना है। ये कैलकुलेशन है। कहने का मतलब 100% बराबर 84, मतलब 8400 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 126% बताना है आपको। अब आप ये कैलकुलेशन करो जरा, कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी करके देखो। अब इसमें अगर आपने ये कैलकुलेशन अगर करना स्टार्ट कर दी और 2 मिनट चले गए तो आगे के सरल क्वेश्चन भी नहीं देख पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूं इन मेथड के जरिए, अभी मैं इसकी एक और वीडियो लेकर आऊंगा इसी मेथड की, मल्टीपल कंसेप्ट की, फिर डिजिट सम की वीडियो लेकर आऊंगा, फिर यूनिट डिजिट, सेकंड लाइट डिजिट और भी कई सारी मेथड जो करने की जरूरत ना पड़े हमें क्वेश्चन में। ये कह रहा हूं इन तरीके की कैलकुलेशन करके आप पूरा कोर्स भी अगर खत्म कर लो और इन तरीके की कैलकुलेशन अगर आप एग्जाम में कर रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं है रत्ती भर का कोर्स खत्म करने से भी, क्योंकि स्पीड बहुत मायने है और स्मार्ट सॉल्यूशन। अब जरा आप देखिए 8400 ये कैलकुलेशन आप एग्जाम में कर रहे हो? नहीं, हमने देखा है, हमें 3, 6, 9, 11 इनमें देखना है कि ये डिविजिबिलिटी है क्या। इसमें देखो क्या है, 6 और 2 8 और 1 9, ये 9, मतलब ये 9 से कटेगा। और नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को नहीं काट पा रहा है, मतलब आंसर हमारा 9 से डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड होने वाला देख लीजिए, 2 और 3 5, 5 और 5 10 11, ये नहीं होगा। 6 3 18 और 7, ये नहीं होगा। 5 और 1 6, 4 10 8 18, ये होगा। 5 और 6 11 9 20 24, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 9 से डिवाइड कौन होता है? जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। ये मेथड एडवांस मेथड है, जिसको समझ आ गई हो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई हो तो एक बार और इस वीडियो को देखना। और इतने सारे क्वेश्चन इस मेथड के अभी मैंने टाइप करके रखी हैं, ये सब लेकर आने वाला हूं मैं। लेकिन इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ये वीडियो मैं अगले दिन डालने वाला हूं, तब तक इस वीडियो को 2-2 बार देखना, क्योंकि ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वास्तविकता आपको तब पता लगेगी जब आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठोगे और जब वो बोलेगा 3:7:11 है और 3-4 लाइन लिखते हुए ले जाएगा और पूछेगा बी का, तब आप कुछ नहीं देखोगे, आप देखोगे बी मतलब 7, तो 7 से डिवाइड होगा। ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको 2-3 वीडियो जब इस तरीके की मैं बनाऊंगा तो। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।